SYL नहर मामले पर 14 अक्टूबर को होगी पंजाब व हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक में समाधान की जताई उम्मीद। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। कहा, CBLU प्रदेश में वैदिक गणित पढ़ाने वाला पहला विश्वविद्यालय। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए हरियाणा सरकार की सराहना की। कहा, गुरुग्राम की सोसाइटियों में डीजल आधारित जनरेटर सेट्स के उपयोग में आई भारी कमी। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल 2022 की भुवनेश्वर में आज से शुरुआत। भारतीय टीम में हरियाणा से 5 खिलाड़ी। उद्घाटन मुकाबले में भारत की अमेरिका से टक्कर। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में नवीनीकृत मीडिया सेंटर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया सेंटर में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की विज्ञापन व ई-ऑक्शन ऐप को भी लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मीडिया सेंटर में सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से इसका नवीनीकरण कर इसे आधुनिक स्वरूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि अर्बन लोकल बॉडीज पोर्टल के माध्यम से अब सरकारी और प्राइवेट भवन विज्ञापन पॉलिसी के तहत पारदर्शी तरीके से अपने विज्ञापन दे सकेंगे। आवश्यकता के हिसाब से जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सब उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि जो कुछ भी देश प्रदेश की जो खबरें होती हैं समाज को, दुनिया को बताने के लिए आप लोगों को जितना फास्ट सिस्टम मिलना चाहिए उतने फास्ट सिस्टम की एक उपलब्धता यहाँ इस मीडिया सेंटर पर करवाई जाए, ताकि इधर हम कोई बात कह रहे हैं और दुनिया को साथ साथ पता लग रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि SYL नहर के मामले पर 14 अक्टूबर को हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि बैठक में जरूर कोई न कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। हरियाणा मुख्यमंत्री, पंजाब मुख्यमंत्री आपस में मिल बैठ करके ज़रूर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे और उसका जो निश्चित समय हुआ है वो 14 तारीख 11:30 बजे मीटिंग होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं और अब तक 81 पराली जलने की रिपोर्ट हुई है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंडियों में फसल खरीद का कार्य भी सुचारू रूप से जारी है। बार बहुत एक अच्छे रिजल्ट्स हमारे मिले हैं। अभी तक केवल मात्र 81 घटनाएं ही रिपोर्ट हुई हैं, जिनके खिलाफ हमने FIR भी किए, सब किया है। तो लोग उसके लिए बहुत सतर्क हुए हैं। तो 4-5 तारीख में एकदम ज़रा जब ज़्यादा आवक हुई थी उसमें उठान की भी थोड़ा समस्या आई थी, मॉइस्चर के कारण से खरीद की भी समस्या थी, लेकिन वो धीरे धीरे सब ठीक हो गया है और इन 3-4 दिनों में आवक भी कम हुई है और मंडियों में जो बिक्री भी शुरू हो गई और उठान भी शुरू हो गया, तो सारी चीज़ें ठीक हो गई। आगे निरंतर ठीक चलेंगे। भिवानी में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय के 1694 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की और अपने विषय में प्रथम स्थान पाने वाले 89 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिए। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि वैश्विक स्तर पर वर्ष 2030 तक 30 करोड़ नौकरियां होंगी, जिनमें से 10 करोड़ नौकरियों पर भारतीय युवाओं का हक होगा। ये सब देश की बेहतरीन शिक्षा नीति से ही संभव हो पाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें देश के विश्वविद्यालयों को टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रिसर्च पर विशेष ध्यान देना होगा। राज्यपाल ने कहा कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय प्रदेश का ऐसा पहला विश्वविद्यालय है जिसने वैदिक गणित के पाठ्यक्रम को पढ़ाने का काम किया है। केवल नौकरी के लिए नहीं, नौकरी देने वाले होने चाहिए। ऐसी उनको जो है स्किल देकर यूनिवर्सिटी जो है नए टेक्नोलॉजी के, और वैसे ही आसपास के गांवों को भी जो है बड़ा ऑप्शन लेकर वहाँ सेवाएं कार्यक्रम करना। वहीं कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि भारत के युवा शिक्षा ग्रहण कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएं। ऐसी व्यवस्था नई शिक्षा नीति में लागू की गई है। शिक्षा देना, और शिक्षा अकेला किताबी ज्ञान नहीं है। शिक्षा किसान के खेत में भी मिलती है, शिक्षा सैनिक को बॉर्डर पर भी मिलती है, शिक्षा फिल्म निर्माता को फिल्म लाइन में मिलती है। आप जिस भी
दिशा में काम करते हैं, हर रोज सीखने का मौका मिलता है आपको। स्नातक व स्नातकोत्तर की डिग्रियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने बताया कि राज्यपाल के हाथों उन्हें शैक्षणिक डिग्रियां प्राप्त हुई हैं और इससे उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिला है। राज्यपाल के हाथों जो है हमारी डिग्री मिली है और हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही गर्वपूर्ण महसूस कर रहे हैं हम। ये डिग्री जो है वो हमारे लिए आने वाले समय में हमारे रोजगार के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। हर्ष का विषय है कि आज हमें डिग्री मिल रही है और सबसे अच्छी बात है कि हमारे राज्य के राज्यपाल हमारे इस समारोह में पधारे हैं और शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें हमारे सामने रखी हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में फसल अवशेष प्रबंधन व वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान के मंत्रियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ से इस बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन की दिशा में की जा रही गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाकर पराली प्रबंधन पर जोर दिया है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए हरियाणा में अच्छे प्रयास हो रहे हैं। राज्य सरकार के प्रयासों से गुरुग्राम की सोसाइटियों में डीजल से चलने वाले जनरेटर सेट्स के उपयोग में भारी कमी आई है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर बेहद गंभीर है और इसके लिए सभी प्रकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल 2022 आज से शुरू हो रहा है। वर्ष 2019 में अंडर 17 पुरुष फीफा विश्व कप के सफल आयोजन के बाद भारत अब इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन्हें 4 ग्रुपों में रखा गया है और प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें हैं। प्रत्येक ग्रुप से 2 शीर्ष टीमें नॉकआउट दौर में जाएंगी। आज शाम भुवनेश्वर में ग्रुप ए के पहले मैच में भारत का मुकाबला अमेरिका से होगा। ये मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारतीय अंडर 17 महिला विश्व कप की टीम में हरियाणा से 5 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें से 3 हिसार और 2 भिवानी की निवासी हैं। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में शानदार हरियाणा का प्रदर्शन जारी है। महिला हॉकी फाइनल मैच में हरियाणा ने पंजाब को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। हरियाणा पदक तालिका में 32 स्वर्ण, 30 रजत और 38 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया है कि वे संकट के समय एक दूसरे की मदद के लिए संस्थागत दृष्टिकोण अपनाएं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने हमें सतर्क कर दिया है और संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्था हर क्षेत्र के अंतिम छोर तक संसाधनों को पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपसी सहयोग और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने के लिए अंत्योदय योजना पर मिशन मोड पर काम किया जा रहा है। The theme of this conference is geo-enabling the global village. No one should be left behind. This is a theme that is seen in the steps that India has taken over the last few years. प्रदेश की मंडियों में फसल खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। फतेहाबाद के मार्केट कमेटी सचिव अजमेर सिंह ने बताया कि मंडी में किसानों को फसल बेचने में कोई समस्या न आए, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है और 48 घंटों के अंदर उनकी फसलों का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले सीजन के मुकाबले अधिक फसल आने के बावजूद धान की फसल का उठान शीघ्र किया जा रहा है। सुखा कर लेके आ रहे हैं और बहुत बढ़िया बिक रहे हैं। पूरी साफ सफाई लेके आते हैं। किसानों को यही संदेश देंगे भी आप अपनी जो भी धान की फसल सुखा कर लेके साफ सुथरी लेके। वहीं किसानों ने कहा कि उन्हें मंडी में अपनी फसल बेचने के दौरान कोई असुविधा नहीं हुई और उनकी फसल भी जल्द ही बिक गई। उन्होंने कहा कि मंडी में साफ सफाई और पीने के पानी आदि का भी उचित प्रबंध किया गया है।
धान को बिक्री के लेकर बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे किसानों के लिए आड़तियों ने तरपाल क्रेट का जहाँ पूरा पुख्ता प्रबंध कर रखा है और मार्केट कमेटी की तरफ से भी हर एक ट्राली को देखकर अच्छी तरह जांचकर उसमें नमी कम हो, मंडी में जा रही है साफ़ सफाई के लिए पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। हम फसल लेकर आए थे मंडी में तो बढ़िया हमारी तोड़ लग गया है और अच्छे से बिक गई है। किसानों को होता ही है कि चलो जो भी है अगर उनकी फसल बिकेगी तो उनको थोड़ा बहुत जो भी ब्याज पे रुपया मिलेगा या फिर उनकी फसल का जो भी अच्छा दाम मिलेगा उससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। जो धान की फसल है मंडी में लेके आए वो हमारी समय पर बिक गई है। हमने मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन भी करवाया था, इसकी वजह से हमारी फसल सही समय पर सही रेट में सरकारी खरीद में बिक गई है। हमें मंडी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, अधिकारियों ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा सिरसा जिले के विभिन्न स्थानों पर रैलियों के माध्यम से किसानों और ग्रामीणों को फसल अवशेष न जलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान में स्कूली बच्चों के साथ साथ प्रगतिशील किसान भी अपना सहयोग दे रहे हैं। खंड कृषि अधिकारी ने बताया कि फसलों के अवशेष जलाने से वातावरण दूषित होता है और भूमि के मित्र कीट भी मर जाते हैं। उन्होंने बताया कि किसान फसल कटाई के बाद अवशेष को अपने खेतों में मिलाएं या पराली प्रबंधन करें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों को पराली प्रबंधन करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वहीं रैली में पहुंचे किसानों ने फसल न जलाने का संकल्प लिया। निकालते हैं ताकि ये बच्चे भी अपने घरों में जाकर अपने माता पिता को इस तरह कहे कि मैं पराली को नहीं जलाना है। इससे क्या है कि हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो कम होती है। ये जो अभियान जो चलाया जा रहा है पराली नहीं जलाओ, तो इसके अंदर जो है कि एक तो हमारे जो मित्र कीट है ज़मीन के अंदर वो अगर आग लगाते हैं तो वो जल जाती है। दूसरा जो ये पर्यावरण जो है इसमें के काफ़ी के लोगों को सांस लेने में मुश्किलें होती है। रैली में भाग लेने वाले विद्यार्थियों ने बताया कि पराली जलने से प्रदूषण बढ़ता है और सभी के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हम जब खेतों में पराली को जलाते हैं इससे कई तरह की बीमारियां फैलती है, वो खेत की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है और भी काफ़ी सांस लेने की बीमारियां और बहुत सी बीमारियां फैलती है इससे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति और विभाग उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक हुई। बैठक में हरियाणा रोडवेज में 1275 नई बसों की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई। इन बसों में 1000 नॉन एसी, 150 एसी व 125 मिनी बसें शामिल हैं। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली कुल 2500 करोड़ रुपए से अधिक के सामान और वस्तुओं की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि बैठक में सिंचाई, जनस्वास्थ्य, अभियांत्रिकी विभाग, पुलिस, परिवहन, HVPNL, DHBVN, UHBVN, हरेडा और शुगरफेड सहित 11 विभागों के कुल 31 एजेंडा रखे गए थे, जिसमें 24 एजेंडे को मंजूरी दी गई। पर बात हो गई है, बाकी सब अभी चल रहा है। कुल जो आज के विशेष परचेज में 1300 बसेस, जिसमें 1000 डीजल बसेस हैं और 300 बसेस मिनी बस और एसी बसेस ये सब ली गई हैं। और इसके अलावा जो आज फाइनल हो गए हैं वो 2500 करोड़ रुपए का और कुल मिलाकर परचेज जो है आज की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में थर्मल प्लांट में टारिफाइड बायोमास पैलेट्स के उपयोग के लिए भी एजेंडा पर चर्चा की गई। इस संबंध में बाद में निर्णय लिया जाएगा और आगामी 1 सप्ताह में इसके लिए टेंडर किया जाएगा। एक बड़ा जो काम है वो जो आज अभी रेफर किया है, उसके अंदर जो बायोमास पैलेट्स बनाने के लिए पराली को एक माध्यम से पैलेट बनाने का एक टेंडर वो 1 सप्ताह के बाद फिर करेंगे, कुछ उनके साथ मीटिंग करेंगे। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। SYL नहर मामले पर 14 अक्टूबर को होगी पंजाब व हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक में समाधान की जताई उम्मीद। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। कहा, CBLU प्रदेश में वैदिक गणित पढ़ाने वाला पहला विश्वविद्यालय।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए हरियाणा सरकार की सराहना की। कहा, गुरुग्राम की सोसाइटियों में डीजल आधारित जनरेटर सेट्स के उपयोग में आई भारी कमी। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल 2022 की भुवनेश्वर में आज से शुरुआत। भारतीय टीम में हरियाणा से 5 खिलाड़ी। उद्घाटन मुकाबले में भारत की अमेरिका से टक्कर। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।